अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचबी एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे हेमाटोलॉजी के बारे में। हेमाटोलॉजी बेसिकली एक मेन सब्जेक्ट होता है जब हम एमएलटी करते हैं। एनेस्थीसिया में भी हम पढ़ते हैं हेमाटोलॉजी को। तो सबसे पहले हम हेमाटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हेमाटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ब्लड की, उसकी कंपोनेंट्स की और ब्लड डिजीज़ की। अब ब्लड्स की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है आरबीसी आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। फिर फर्दर आरबीसी डिवाइड हुआ होता है दो में, ग्रेनुलोसाइड एंड एग्रेनुलोसाइड। फिर ग्रेनुलोसाइड में हमारे पास आ जाता है न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल और एग्रेनुलोसाइड में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर ब्लड क्या है, आगे हम ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड क्या है। ब्लड हमारे पास एक बॉडी फ्लूइड होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करता है ह्यूमन के या दूसरे वर्टिब्रेट्स में, और वो डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंस को, एसेंशियल सब्सटेंस को जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन वगैरह हो गए। और दूसरा क्या काम करती है, दूसरा ये करती है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट निकलते हैं जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह, उसको एक्सक्रीट आउट करता है हमारे बॉडी से थ्रू किडनी। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर्स, प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर, कोगुलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। आरबीसी के डिसऑर्डर्स में अनीमिया मेजर होता है। अनीमिया में भी फिर फर्दर और से होते हैं जैसे कि हेमोलिटिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। और फिर वाइट ब्लड सेल्स डिसऑर्डर्स है तो इसमें भी और मतलब और भी होते हैं, और भी इस तरह से डिसऑर्डर्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के होते हैं जिसमें हमारे पास ल्यूकीमिया आ जाते हैं, लिम्फोमास आ जाते हैं। ल्यूकीमिया में भी फर्दर और होते हैं, माइलॉइड होता है, लिम्फॉइड होता है। और लिम्फोमास में भी हॉजकिन लिम्फोमास, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। प्लेटलेट्स डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें भी बहुत से डिसऑर्डर होते हैं जिसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोफीनिया होते हैं। कोगुलेशन प्रॉब्लम्स है तो इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया आ जाता है, वोन मिली ब्रेन डिजीज़ आ जाते हैं, तो या डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर डिसऑर्डर आते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आती है। इसमें हम बात करेंगे हेमाटोलॉजी में, हम फर्दर इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर हिस्ट्री है, हेमाटोलॉजी की हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में ये कि सबसे पहले जो एंथनी वैन लीeuwenhoek था उसने माइक्रोस्कोप को बिल्ड किया था और उसने ही आइडेंटिफाई किया था ब्लड सेल्स को अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर विलियम ह्यूसन था, उसने 1770 में मतलब उसने इंट्रोड्यूस किया था क्लॉटिंग फीचर को। और ल्यूकोसाइट के बारे में उसने सम नॉलेज शेयर किया था, ल्यूकोसाइट्स की फीचर के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में कि किस तरह से वो हेल्प करता है हमारे पास, उसमें हेल्प करता है वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन में। फिर उसको फादर ऑफ हेमाटोलॉजी भी कहते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा अटक अटक के बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है, तो आप गाइस सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत होती है, या जो पढ़ रहे हैं हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, या उसको वो एमएलटी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चैनल बेस्ट है। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग फॉरवर्ड करो। फिर रिचर्ड लिविसन है, इसने क्या किया था, इसने डिस्कवर किया था कि सोडियम सिट्रेट में हम ब्लड को कैसे स्टोर करते हैं। उसमें सोडियम सिट्रेट में ऐसा क्या होता है कि वो ब्लड को स्टोर करते हैं, तो उसने ये डिस्कवर किया था। और अभी भी अगर हम बात करें सोडियम सिट्रेट को तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के लिए यूज़ होता है। एक वेल में होता है जिसको ब्लू टॉप भी कहते हैं और उसको सोडियम सिट्रेट ट्यूब भी कहते हैं, उसमें हम पीटीडी के लिए यूज़ करते हैं। फिर 1961 में प्लेटलेट्स का रोल को आइडेंटिफाई किया था कि वो कैंसर में कैसे ट्रीट होता है, कैंसर ट्रीटिंग में वो कैसे रोल प्ले करता है। फिर हेमाटोलॉजी लेबॉर्ट्री की रोल क्या है क्लिनिकल मेडिसिन में। अगर हम बात करें एमएलटी में, तो एमएलटी में डिफरेंट टाइप ऑफ लेबॉर्ट्री सेक्शंस होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ लेबॉर्ट्रीज होते हैं।
उसमें मेजर जो होते हैं वो हेमाटोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाता है, हम बायोकेमिस्ट्री लेबॉर्ट्रीज और भी होते हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन या माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री, मॉलिक्यूलर लेबॉर्ट्री। तो अब हेमाटोलॉजी लेबॉर्ट्री का क्लिनिकल मेडिसिन में क्या रोल है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंफर्म करते हैं फिजिशियन को हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, वही आरबीसी के डिसऑर्डर, डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर, उसमें हमने डिटेल से बात की थी। फिर वो क्या करता है, डायग्नोस को इस्टेब्लिश करता है, फिर डिटेक्ट करता है अनसस्पेक्टेड डिसऑर्डर को। अगर हम बात करें अनसस्पेक्टेड डिसऑर्डर की, तो अनसस्पेक्टेड डिसऑर्डर वो होती है जिसके कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, तो उसको हम अनसस्पेक्टेड डिसऑर्डर कहते हैं और उसको हम डिटेक्ट करते हैं हेमाटोलॉजी लेबॉर्ट्री में। फिर सीबीसी को हम मॉनिटर करता है मेडिसिन की इफ़ेक्ट को, उसको भी हम मॉनिटर करते हैं हेमाटोलॉजी लेबॉर्ट्री में। फिर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेस्ट होता है लेबॉर्ट्रीज में, इवन के होल एमएलटी में जो मोस्ट कॉमनली टेस्ट है वो स्क्रीन टेस्ट भी हम इसे कहते हैं, उसमें सीबीसी है और यूरिन है, क्योंकि इसमें से ही बॉडी का आगे पता चलता है कि क्या क्या मसले आ सकते हैं बॉडी में। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रोसीजर है, टेस्ट है जो कि यूज़ करता है टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन वगैरह। फिर वही बात है कि हेमाटोलॉजी क्या है। हेमाटोलॉजी हमारे पास वही है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ब्लड डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अब मेन चीज़ जो हेमाटोलॉजी में है वो ब्लड है। अब ब्लड में हम अब बात करेंगे कि ब्लड क्या है। जिस तरह से हमने पहले भी बोला कि एक बॉडी फ्लूइड्स होता है जो कि डिलीवर करता है एसेंशियल सब्सटेंस को, ज़रूरी सब्सटेंस को जो बॉडी को ज़रूरत होती है, जिसमें न्यूट्रन, ऑक्सीजन वगैरह होते हैं, और मेटाबॉलिक वेस्ट को प्रोड्यूस करता है या उसको एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से या सेल से। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड है। फंक्शन ऑफ ब्लड में सबसे पहले है गैस ट्रांसपोर्ट। ब्लड क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड को रिवर्स। फंक्शन ऑफ ब्लड की फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड में सबसे पहले गैस ट्रांसपोर्ट है। गैस ट्रांसपोर्ट में कि ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से टिश्यू की तरफ और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाता है, तो वो सारा काम ब्लड करता है। फिर न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह को, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, और उसके बाद जो उसकी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो उसके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म से, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड वगैरह हो गए, बिलिरुबिन हो गए, क्रेटिनिन हो गए, उसको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है हमारी बॉडी से यूरिन के शक्ल में। फिर रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स को क्या करता है कि उसको कैरी करता है टारगेट ऑर्गन्स में। फिर थर्मो रेगुलेशन है, तो थर्मो रेगुलेशन में एक हीट चेंज होता है टिश्यू और ब्लड के बिटवीन। अब इस तरह से होता है कि वो जिस तरह होम्योस्टेसिस में होता है कि अगर बाहर इन्वायरमेंट गर्म है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वो एक्सेसिव स्वेटिंग करेगी। स्वेटिंग से क्या होगा कि हीट कम होगी बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, इसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। एंड अगर बाहर की एनवायरनमेंट की टेम्परेचर हमारे पास कम है, वो सर्दी है, तो शिवरिंग होगी, मसल की शिवरिंग होगी, जिसकी वजह से बॉडी हीटअप होगी और टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहेगा। तो थर्मो रेगुलेशन में ये है कि ब्लड क्या करता है, वो मेंटेन करता है ब्लड को। वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन गर्मी में होती है, जब एनवायरनमेंट बाहर की गर्म होती है तो वेजो डायलेशन होती है। अगर बाहर की एनवायरनमेंट कूल है या वो ठंडी है तो उसकी में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। फिर ऑस्मोटिक फंक्शन को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड वेसल्स में। फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है, क्योंकि ब्लड के पास क्या है, एंटीबॉडीज़ होती है, डिफरेंट टाइप एंटीबॉडीज़ होती है, ल्यूकोसाइड्स होते हैं जो कि परफॉर्म करता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ये कि जो बाहर से अगर कोई पैथोजन है या कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उसको एनगल्फ करके उसको किल करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी ब्लड का होता है। डिटॉक्सिफिकेशन होती है, ब्लड एंजाइम होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंस को। फिर ये देखो कि ब्लड कितना होता है, मतलब एक पूरा ब्लड है अगर उसको हम रखें तो एक ट्यूब में, फिर ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में अगर हम सिंपली ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 45% रेड सेल्स होते हैं,
55% उसमें प्लाज्मा होते हैं। बफी कोट होते हैं। बफी कोट अब आगे मैं दिखाता हूँ कि बफी कोट क्या है। बफी कोट बेसिकली WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो उसमें ये चीज़ आती है, उसके ऊपर प्लाज्मा आता है, नीचे RBC उसके सेडिमेंट में आ जाएंगे। अब RBC क्यों सेडिमेंट होते हैं? क्योंकि RBC का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है प्लाज्मा और WBC और प्लेटलेट से। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है ब्लड की? सबसे पहले ब्लड की कलर की अगर हम बात करें तो ब्लड की कलर रेड है। आर्टियल ब्लड जो होता है वो स्कारलेटेड होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। वेनस ब्लड पर्पल रेड होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। फिर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम जो नॉर्मल एडल्ट में है वो 5 लीटर है। न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है कि उसमें वॉल्यूम होता है ब्लड की 450 मिलीलीटर, और ये इंक्रीज़ होता है ग्रोथ के दौरान, और ये फिर पहुंचता है जब मेच्योर होता है कोई बेबी। जब मेच्योर होता है तो उसमें फिर 5 लीटर आता है। मेच्योर कितने है उसका जो हाँ मतलब अगर उसका वेट 70 kg है तो उसमें ब्लड की जो वॉल्यूम होती है वो 5 लीटर होती है, और ये अराउंड 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। जो ब्लड होता है वो 8% बॉडी का वेट जो होता है ना उसमें 8% ब्लड का वेट होता है। फिर रिएक्शन एंड पीएच की बात करें तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, उसका जो नॉर्मल कंडीशन में इसका पीएच होता है वो 7.4 होता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1052 से लेके 1061 तक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड सेल्स की तो वो 1.092 से लेके 1.101 तक है। और प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 1.022 से लेके 1.026 तक है। फिर ब्लड की विस्कोसिटी को हम देखें तो विस्कोसिटी अब है क्या चीज़? विस्कोसिटी हमारे पास आती है कि उसमें गाढ़ापन कितना है। तो ब्लड जो होता है ना वो 5 टाइम मोर विस्कस देन होता है वाटर। वो वाटर से ज़्यादा गाढ़ा होता है, 5 टाइम ज़्यादा गाढ़ा होता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। फिर ब्लड की कंपोजिशन है तो उसमें प्लाज्मा होती है और सिलर कंपोनेंट्स होते हैं। सिलर कंपोनेंट्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा में वाटर होते हैं और सॉलिड होते हैं। फिर सॉलिड भी दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में होते हैं कि सोडियम होते हैं, पोटाशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, क्लोरीन होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, HCO3, HPOP, HPO4, हाइड्रोजन फास्फेट होता है। फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारे पास प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स होते हैं जिस तरह से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड। फिर ब्लड क्या है कि प्लाज्मा होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म एलिमेंट में वही बात है कि सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं उसमें ल्यूकोसाइड ये होते हैं। फिर अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, गैसेस वगैरह ऊपर वाली बात है कि सारा कुछ वही होता है। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जिस तरह से हमने बात किया कि एक एवरेज पर्सन की बॉडी वेट में 8% जो उसका वेट होता है वो ब्लड का होता है। अब 70 kg का एक एवरेज पर्सन है तो उसमें 5.4 लीटर ब्लड होता है। ये फार्मूला है, देख ले एक दफ़ा आप लोग। फिर एवरेज वॉल्यूम जो होता है ब्लड की वो 5 से लेके 6 लीटर तक होता है मेल में, और 4 से लेके 5 लीटर तक होता है फीमेल में। सो दैट्स इट्स। ये आज का हमारा पहला लेक्चर था हेमाटोलॉजी में, और सॉरी अगर